नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं एक सेमी नोमैडिक ट्राइब का सप्त सिंधु प्रदेश में बसने के पीरियड से। और हमने देखा था कि हड़प्पा पीरियड में कॉपर का यूज सबसे ज़्यादा फर्स्ट मैकडेंटिंग साल से किया गया था। हालांकि स्टोन का यूज भी चल रहा था। अभी नया ऐसा क्या हो गया कि कहानी पलट गई। नया ऐसा मिल गया हमें आयरन। आयरन के यूज के बारे में यहाँ पे अच्छे से पता चल गया था। और साथ ही साथ हॉर्सेस हमें देखने को मिले। अब आयरन और हॉर्स इन दोनों से ही दूर दूर के डिस्टेंस तक एक्सपेंड होना पॉसिबल था। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना पॉसिबल था। ऋग्वेदिक पीरियड में जन और जनों के हेड को राजन, वहां तक कहानी सीमित थी। लेकिन अब ये जो राजन है वहां से एक प्रॉपर राज्य टर्म हमको देखने को मिलता है। यानी कि जन से मिलके जनपद और जनपद से मिलके महाजनपद तक का सफर इसी पीरियड में तय किया गया। अब देखिए, पहले तो जमीन पे ऐसा कुछ नहीं था कि जमीन के लिए लड़ाई हो रही है, जमीन पे सारा मोह माया फंसा हुआ है। लेकिन अब का जो ये समय पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ एग्रीकल्चर प्राइमरी हो गया। पहले एग्रीकल्चर एक प्राइमरी नहीं था। आप सेमी नोमैडिक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो जमीन का इतना ज़्यादा अहमियत नहीं होगा। जो लड़ाइयाँ होंगी वो काव के लिए हो रहा था। लेकिन ये जो पीरियड है, यहाँ ज़मीन के वजह से अब जो है लड़ाइयाँ भी करी जाएंगी, ज़मीन पे एग्रीकल्चर किया जाएगा और इसके साथ साथ एक्सपेंशन भी देखने को मिलेगा। जिसने जितना एक्सपेंशन किया, जिसने जितना एग्रीकल्चर किया, जितने जितना ज़मीन अपने पास रखा, वो उतना बड़ा राजा होता जाएगा, वो उसकी टेरिटरी होती जाएगी। अब यही पावन दिखाना भी तो है, तो इसीलिए यज्ञ का करना भी, कोरोनेशन सेरेमनीज का करना भी यहाँ पे जो है एक नॉर्मल सी बात हो गई। यज्ञ किस तरीके से करते थे? जो कोरोनेशन सेरेमनी होता था, राजा बनने का जो सेरेमनी होता था, उसे कहते थे राजसूय यज्ञ। और साथ ही साथ अपने पावर को और ज्यादा दर्शाने के लिए घोड़े को दौड़ने के लिए भेज दिया। अब घोड़ा जहां तक दौड़ा वहां तक की जमी हमारी हुई। अगर किसी ने रोका, हमें रोक के दिखाए जिसके बम में है दम। अगर किसी ने हमें रोक के दिखाया, उसके साथ हो जाएगी लड़ाई। और अगर कोई नहीं लड़ा तो फिर वहां तक टेरिटरी हमारी हो गई। इसके साथ साथ जब घोड़े हैं तो चैरियट रेस जो है, वाजपेयी भी यहाँ पे देखने को मिला। तो राजा ने अपना पावर यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया। अब राजा नॉमिनेट कैसे होगा? ऋग्वेदिक पीरियड में हमने देखा था कि राजा नॉमिनेट होते थे समिति से, जो कि आपका एक जनरल असेंबली की तरह फंक्शन करते थे। और यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलता था। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड तक आते आते राजा हेरिडिटरी बन गया। राजा का बेटा ही राजा बनने लग गया। तो इसमें समिति का क्या फायदा? समिति का इम्पोर्टेंस रहा नहीं। और साथ ही साथ सभा भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस अपना खो चुका था। जो राजा है वो प्रॉपर हेरिडिटरी तरीके से ही बनने लग गया था। सोसाइटी अभी भी पेट्रियार्कल ही थी। लेकिन ऋग्वेदिक पीरियड में शादियाँ मोनोगेमस थी। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में एक से ज़्यादा शादी करना यहाँ पे नजर आ रहा था। पॉलीगैमस सोसाइटी थी। आपने उस पीरियड के एपिक्स को भी पढ़े होंगे, तो आपने एक मेल का एक से ज़्यादा फीमेल और वाइसी वर्सा आपने मैरिजेस देखे होंगे। अब इस पीरियड में आपको साफ दिखता है कि वुमेन का जो स्टेटस है वो डिग्रेड होने लगा। ऋग्वेदिक पीरियड में कोई सती या फिर चाइल्ड मैरिज का एविडेंस नहीं था। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में सती का एविडेंस देखने को मिलता है। हालांकि उसके बाद ईरान इंस्क्रिप्शन में हमें वो एक इंस्क्रिप्शन के तौर पे मिलता है। चाइल्ड मैरिजेस भी अभी प्रैक्टिस किए जाने लगे। और सोशली जो है काफ़ी सारे सेरेमनीज में, एक्सेप्ट कोरोनेशन सेरेमनी जहाँ राजा के फैमिली मेम्बर्स तो होंगे ही, वुमेन्स का देखना जो है वो आपका कम हो गया। वुमेन पार्टिसिपेशन ना के बराबर होने लग गई। अब हम आते हैं उस मुद्दे पे जो आज भी सोसाइटी में 2024 में हम रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ऋग्वेदिक पीरियड में ऐसा कोई टर्म था ही नहीं। ये प्रॉपरली वर्णों पे बेस्ड था। वर्ण का लिटरल मीनिंग आप कलर भी समझ सकते हैं। वर्क पे बेस पूरी सोसाइटी थी और एक ही परिवार में एक से ज़्यादा वर्ण भी एग्जिस्ट करते थे, जो कि काम पे बेस्ड था। यानी कि एक से ज़्यादा काम भी देखने को मिलता था। लेकिन जब हम पोस्ट वैदिक सोसाइटी में आ गए ना, तो पोस्ट वैदिक सोसाइटी में जिस तरीके से आपने देखा कि यज्ञ होने लग गए ज़्यादा, तो उसके साथ साथ जो सेक्रीफाइस को कराएंगे, ब्राह्मण का जो आपका डोमिनेंस है वो ज़्यादा होने लग गया। साथ ही साथ दान दक्षिणा के रूप में काव और बाकी सब गिफ्ट्स के साथ साथ ज़मीनें भी दी जाने लगी, जिससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं
सोसाइटी में जो कास्ट डिवीजन था उस समय भी आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरीके से सोसाइटी का डिवीजन था। लेकिन पहले की तरह अब ये मूवेबल नहीं था, अब ये रिजिड बन चुका था और ये नॉन मूवेबल बन चुका था। मतलब जिसका बर्थ जहाँ पे वहीं पे। जो सिस्टम आज आप जानते हैं ना, वो पोस्ट वैदिक पीरियड में हुआ था, यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले। उससे पहले ऐसा नहीं था, उससे पहले मूवेबल था और आपका साथ ही साथ रिजिड सिस्टम भी नहीं था। एक ही घर में एक से ज़्यादा वर्ण एग्जिस्ट करते थे। जो वर्ड है ना कास्ट, ये वर्ड आपका आता है पोर्चुगीज से, उससे पहले ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। अब हम बात करते हैं कि जीवनचर्या किस तरीके से है। आज का जो जीवनचर्या है, आज क्या होता है, आज बच्चा पैदा होता है, वो स्कूल जाता है, फिर शादी करता है और इस तरीके से गृहस्थ जीवन ही चलता है। लेकिन उस समय जो आपके आश्रम सिस्टम थे, उस समय 4 स्टेजेस में डिवाइडेड था। बच्चा सबसे पहले जो है ब्रह्मचार्य, यानी कि आज के समय में स्कूल कॉलेज समझ लीजिए। ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ, यानी कि आज के समय में जो शादी वगैरह आप समझ लीजिए। उसके बाद वन प्रस्थान, वन की तरफ निकल जाना, या फिर सांसारिक मोह माया से थोड़ा सा वन की तरफ आगे बढ़ना, और फिर लास्ट में संन्यास, जो कि चौथा स्टेज होता था। मेरी बहुत ही पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे ये है, आज फैमिली में डेथ्स को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और हैंडल कर पाना आपका नामुमकिन होता है, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर इंसान उसके थ्रू गो थ्रू करता है। हो सकता है, ये अगेन पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है वहाँ पे गृहस्थ के बाद जो वन प्रस्थान और संन्यास का प्रोसेस था, शायद उससे इंसान अपने इमोशंस के साथ एक रिलेशनशिप थोड़ा अलग तरीके से देख सकता था। एनीवेज, ये हो गया हमारा सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड की इकोनॉमी के बारे में। अभी तक आपने देखा कि प्रॉपर यहाँ पे राज्य बनने लग गए और वहाँ पे है राजा राजस्व या यज्ञ करने लग गए। यहाँ पे सब तरीके से जो है, अगर आपको सिस्टम चलाना है तो आपको टैक्स देना ज़रूरी हो जाएगा। तो जहाँ ऋग्वेदिक पीरियड में टैक्सेस वॉलंटरी थी, बलि के नाम से हम जानते थे, वही पोस्ट वैदिक पीरियड में टैक्सेस वॉलंटरी होगा तो इतना साम्राज्य कैसे संभालेंगे। टैक्सेस मैंडेटरी हो गया, यानी कि अब जो है टैक्स देना पड़ेगा, इस तरीके का सिस्टम हो गया। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में बार्ली तो हम बहुत पहले से जानते व्हीट और राइस भी है, लेकिन अभी यहाँ पे बार्ली से ज़्यादा व्हीट और राइस पे भी फोकस किए जाने लगा। इससे मेरा ध्यान जाता है सेपियंस बुक की तरफ, जो कि युवान नोआ हरारी ने लिखा है। और सेपियंस बुक में भी एग्रीकल्चर इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग एल्स करके, जो आपने बुक रिव्यू नहीं देखा है, इसी चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रिलेट कर सकती हूँ। पोस्ट वैदिक पीरियड में इकोनॉमी में जो हमारे टैक्स सिस्टम था, जो हम आज भी देखते हैं, वो वही से शुरू हुआ था, उससे पहले वॉलंटरी था। अब यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ऋग्वेदिक पीरियड में क्योंकि एग्रीकल्चर मेन स्टे नहीं था, सेमी नोमैडिक और पेस्टोरल सोसाइटी थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, इसलिए ऋग्वेदिक पीरियड में मिल्क और मिल्क फूड पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। अब पोस्ट वैदिक सोसाइटी में आते आते यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर भी आपका सेटल्ड एग्रीकल्चर और सेटल्ड लाइफ यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया। अब बात करते हैं गोत्र के बारे में। गोत्र, ये शब्द कहीं गौ से आते हुए नहीं नजर आ रहा है। तो गोत्र जो ये वर्ड है, आज भी सेम गोत्र में शादियाँ नहीं होती है। तो गोत्र जो ये वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं गौ, जहाँ एक साथ सब लोगों ने एक जगह पे गौ को, मान लीजिए काऊ को रखा है, रहने का एक ही जगह बना दिया है, तो वहाँ से आता है गोत्र। और बाद में चल के आज ये सेम लीनिएज में कनेक्ट किया जाता है। आज भी अगर आप गांव जाते होंगे तो देखते होंगे हाथ पुरुष बोल के हम लोग एसनीस में बोलते हैं, यानी कि 7 पुरुष जहाँ पे रहते हैं, तो वो एक गांव का हो सकता है एक पर्टिकुलर सेक्शन हो, और वहाँ 7 पुरुषों में शादियाँ नहीं होती हैं। तो सेम गोत्र जो आज के समय में इंसानों से इस तरीके से रिलेट किया जाता है, उस समय पे ये आपका काऊ से ओरिजिन हम इसको मान सकते हैं। इसी को अगर आप थोड़ा और एक्सटेंडेड तरीके में देखें तो हो सकता है आपको A2 काऊ ही जो बोलते हैं ना, कि सेम जनरेशन वाले काऊ के लिनिएज भी, वहाँ से भी हम शायद लिंक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने ये वीडियो सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए देखा है तो आप वैदिक कल्चर वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके बाद हम पूरा वैदिक पीरियड के क्वेश्चन आंसर्स को कंपाइल करके डिस्कस करेंगे।
प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल और प्लेलिस्ट को रेफर करके आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। धन्यवाद।